Right. Let me start. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. All right. तो पहले हम देखते कि पिछले क्लास की आखिरी स्लाइड हमने क्या देखी थी, ताकि आप थोड़ा सा याद कर पाओ हमने क्या देखा था, एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पिछले क्लास में हमने देखा था लेवल ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, व्हाई इज बेबी नॉट हेल्दी। हमने देखा था कि यार एक पर्सन अगर किसी को डिजीज हुई है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि भैया आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, राइट? या आप क्यों बीमार हुए। अगर आपको याद है तो हमने लास्ट टाइम कोलेरा का एग्जांपल लिया था। कुछ बेबी में से एक बेबी को कोलेरा हुआ था, तो उसे क्यों हुआ था? तो पॉसिबली वो नरिश नहीं था, दैट इज समथिंग यू हैव सीन, क्योंकि उसकी नरिशमेंट नहीं थी उसका, इसलिए वो पहले से ही आपका थोड़ा इल था, इसलिए उसे वो डिजीज हुई, राइट? व्हाई इज बेबी नॉट वेल नरिश्ड? बिकॉज मे बी ही कम्स फ्रॉम फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज बैकग्राउंड से आया होगा, इसलिए हो सकता है, राइट? तो ये चीज हमने देखी थी। डिजीज को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक जो काफी लंबे टाइम के लिए रहती है और एक काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। सो वो डिजीज जो काफी लंबे टाइम के लिए बॉडी में रहती है उसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया था? सर क्रॉनिक डिसीज। बहुत बढ़िया, यस, दैट इज कॉल्ड एज माय क्रॉनिक डिजीज। और जो डिजीज काफी कम टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट। बहुत बढ़िया, राइट, ठीक है। तो ये हमने देखा था। और हमने फिर एक और कैटेगरी बनाई थी हमने यहाँ पे कि ऑन द बेस ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज। तो कुछ आपकी होती है इन्फेक्शियस, कुछ आपकी होती है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस के अंदर आपके कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस के अंदर कोई भी आपका बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इन्वॉल्व नहीं होते, लाइक आपका कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। सो दैट इज आर द एग्जांपल्स, राइट? सो वी हैव डन दिस थिंग। हमने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, एक्यूट एंड क्रॉनिक को डिवाइड किया था, ये हमने देख लिया पिछले क्लास के अंदर, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस में हमने देखा था दैट यू हैव योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं कई सारे, ठीक है, एंड दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। कैंसर हो गया आपका, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वी हैव सीन दिस थिंग, राइट? डिजीज कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी हमने देखा था, बैक्टीरिया कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, कई बार आपके प्रोटोजोन कॉज करते हैं। किसी को याद है मैंने एक बात आपको बताई थी, कौन सी डिजीज होती है जो एक प्रोटोजोन की वजह से होती है, काफी कॉमन है वो डिजीज? मलेरिया। बढ़िया, वेरी गुड। दैट इज योर मलेरिया एंड योर काला आजार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार आप लोगों को। So that is something you will find happening because of the protozoan, ZOAN, ठीक है, राइट? वायरस मतलब कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला, इन्फ्लुएंजा कॉज करेगा, डेंगू फीवर कॉज करेगा आपको वायरस, एड्स कॉज कर सकता है। देन बैक्टीरिया के भी हमने एग्जांपल देखे थे, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, राइट? दिस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड इवन द एंथ्रेक्स। फंगाई आपका स्किन डिजीज कॉज करता है, ये हम देख चुके पिछले क्लास के अंदर। स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज आपका फंगाई आपको कॉज करेगा। प्रोटोजोआ में हमने देखा था दो एग्जांपल, मलेरिया एंड काला आजार आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। और वर्म का एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं, एक तो आपको वो हाथी पैर वाली डिजीज जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, और आपके इंटेस्टाइन में भी आपके वर्म आ सकते हैं। सो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन या एलिफेंटियासिस आर द टू एग्जांपल्स। तो ये सब हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। अब इसके ऊपर हम हमारी स्टोरी करेंगे यहाँ पे बिल्ड। सो नाउ विल बिल्ड द स्टोरी बियॉन्ड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी हमें यहाँ पे क्या देखना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे क्या है, व्हाई इट इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये लोग कह रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है जानना हमें अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, समझिए आप एक डॉक्टर हैं,
ठीक है, आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि एक पेशेंट के अंदर कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर समझिए एक आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट का नाम हम यहाँ पे लेते हैं, पेशेंट नंबर लाइक लेट्स से ए। और अगर ए के बॉडी के अंदर आप उसके बॉडी को आप लाइक कुछ टेस्ट कराते हो उसके बॉडी के अंदर, और आपको टेस्ट करा क्या दिखता है कि बॉडी के अंदर आपको मिल रहा है देखने के लिए बैक्टीरिया। तो अगर बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए आप जो नॉर्मली दवाई यूज करते हो उसका नाम होता है एंटीबायोटिक्स। जो दवाई आप जनरली यूज करते हो उसका नाम आपका होता है एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स आप यूज करके आप उस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे आपको टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो क्या होगा, आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देगा और आपको उसको फिर आप लाइक उसे खत्म कर दोगे, राइट। बट अगर आपकी बॉडी में वायरस आता है तो उसको आप एंटीबायोटिक से मार नहीं सकते। हाँ जी बेटा बताइए, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या, बताइए अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। ऑलराइट, ठीक है, आई थॉट सम अदर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा अगर आपकी बॉडी में वायरस आ रहा है अंदर तो वायरस को आप एंटीबायोटिक से नहीं मार सकते, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा एजेंट आपके बॉडी के अंदर है, उस हिसाब से आप देते हो ट्रीटमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गिव देम अ ट्रीटमेंट। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। Members of each of these group, virus, bacteria, and so on, and many biological characteristics in common, right? Have many biological characteristics in common. मतलब इनके अंदर कई सारे traits common होते हैं और कई सारे traits आपके अलग भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है कि कौन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। All viruses, for example, live inside the host cell, whereas bacteria are rarely do. अब जब आप वायरस की बात करते हो ना, तो वायरस पता है क्या करता है, समझो आपके बॉडी के अंदर एक सेल है, समझो बॉडी के अंदर एक सेल है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, राइट। तो याद रखना वायरस इसके अंदर जाके बैठेगा। वायरस क्या करेगा, वायरस जो आपका यहाँ पे होगा, समझो ये आपका एक वायरस है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये आपके सेल के अंदर एंटर करता है और अंदर जाके आपके सेल की मशीनरी को यूज करके और वायरस बनाता है। तो बेसिकली वायरस आपके सेल के अंदर एंटर करेगा। तो ये मेरा वायरस था यहाँ पे, इसने सेल के अंदर एंटर किया यहाँ पे, और एंटर करने के बाद ये आपके सेल के मशीनरी को यूज करके और भी नंबर ऑफ वायरस ये बनाएगा। तो कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वायरस बन जाएंगे, और ये सब करने के लिए आप अपने घर की मशीनरी यूज करते हो। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। समझो कोई बाहर से इंसान आपके घर में आ रहा है और आपका किचन यूज करके बहुत सारे खाना पका रहा है, वही चीज वायरस कुछ इस तरीके से यहाँ पे करता है। सो दैट इज समथिंग कॉमन फॉर ऑल द वायरसेस। बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते, बैक्टीरिया डू नॉट डू दैट। सो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली व्हाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली। ये बात भी याद रखना कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, कम टाइम में इनका नंबर काफी ज्यादा हो जाएगा। बट वर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता, वर्म्स इतना रैपिडली आपकी डिवाइड नहीं करते कंपैरेटिवली। तो ये बात याद रखना। सो दैट इज व्हाई इन सबको जानना काफी जरूरी होता है। जब तक आप इन्हें जान नहीं रहे तब तक आप इनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट आप नहीं निकाल सकते। Taxonomically, all bacteria are closely related to all each other than the viruses and the vice versa. सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से, बट वायरस अपने अलग होते हैं, बैक्टीरिया अपने अलग होते हैं, ठीक है। नाउ दिस मींस Yes, दैट, हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए 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 बेटा बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर मैं यस सर बोल रही थी। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे थे, ठीक है। This means that many important life processes are similar in the bacteria group that are not shared with the virus group. बिल्कुल बैक्टीरिया में जो लाइफ प्रोसेस होता है उनका उनका जो रहने का जो तरीका होता है उनमें कॉमन चीजें आपको मिल जाएगी। वायरसेस एकदम अलग है, उनका तरीका रहने का बिल्कुल अलग होता है, राइट। अब ये सब हम इसलिए जान रहे, याद रखना, ताकि हम उन्हें खत्म कर सकें। अगर आपको मालूम हो बैक्टीरिया किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करता है तो आप उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक बना सकते हो, आप उसके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक बना सकते हो। याद रखना एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता वायरस के ऊपर। इवन अगर आप देखोगे ना, अगर किसी को डेंगू होता है, किसी को अगर डेंगू होता है तो उसको डॉक्टर रेस्ट प्रोवाइड करता है, कहता है कि आप रेस्ट लो, अपना फ्लूइड मेंटेन करो, अपना टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासिटामोल लो, आपको बेसिक मेडिसिन वो देगा, लेकिन वायरस को आप खत्म नहीं कर सकते।
वायरस अपने आप एक टाइम के बाद बॉडी में कम हो जाता है, आप बस बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। कभी आप नोटिस करना कि किसी को अगर डेंगू होता है ना, तो उसको बस उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उसको हॉस्पिटल में अगर एडमिट भी किया हो तभी उसे सिर्फ लाइक सपोर्ट दिया जाता है उसकी बॉडी को। आप वायरस को कभी खत्म नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टारगेट द वायरस, वो बॉडी खुद से करती है, ठीक है। बट अगर बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है ना, तो उसको मारने के लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट द drugs that block one of this life process in one of the member of the group is likely to be effective against many other member of the group, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए आप में से हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए शामवी है, शामवी एक ड्रग बनाती है। शामवी क्या करती है, एक बनाती है ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, एक ड्रग बनाती है, और ये जो ड्रग है ये जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है। ये ड्रग है आपका यहाँ पे, जो क्या करेगा, आपका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, उसको जाके तोड़ता है, उसको जाके करेगा वो डैमेज। तो अगर शामवी सक्सेसफुली ऐसा ड्रग बना सकती है, तो ये ड्रग मैं कई दूसरे बैक्टीरिया के लिए भी यूज कर सकता हूं। समझो ये उसने ड्रग बनाया ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ये ड्रग बनाया गया था टीबी के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। तो ऐसे ड्रग को यूज करके मैं कई दूसरे बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि सबके अंदर मेनली उनका लाइफ प्रोसेस एक ही रहता है, उनमें भी सेल वॉल होगा। तो ये बात याद रखना, इसलिए आपको ये जानना बड़ा जरूरी होता है। और यही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, कैसे सेल वॉल को डैमेज कर दिया एंटीबायोटिक ने, एंटीबायोटिक ने जाके सेल वॉल को डैमेज कर दिया, और उसके बाद बैक्टीरिया की वहां पे हो जाती है डेथ। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट माइक्रो बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। हाँ, लेकिन अगर शामवी बोलेगी कि यार ये ड्रग से क्या मैं वायरस या किसी प्रोटोजोन को किल कर सकती हूँ, देन आंसर इज नो। आप एक ग्रुप के लिए ड्रग बना सकते हो, बट उस ड्रग को यूज करके आप किसी और को आप टारगेट नहीं कर सकते। मतलब इस ड्रग को यूज करके मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये वायरस को जाके खत्म करेगा, या प्रोटोजोन को जाके खत्म करेगा, या किसी वॉर्म को जाके खत्म करेगा। तो याद रखना, एवरी ड्रग इज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर पैथोजन। क्या यहां तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी चीज समझना है तो बिल्कुल इंटरप्ट करके पूछ लेना। कोई भी चीज अगर लगे कि रिपीट करनी है ना, लग रहा है कि सर ये तो फास्ट बोल दिया, सर ने रिपीट करना है, तो इंटरप्ट कर दो बीच में बिल्कुल, और आप फिर मैं उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, एज एन एग्जांपल लेट्स टेक अ एंटीबायोटिक। अब मैंने क्या बोला था, एंटीबायोटिक किसको मारने के लिए यूज किया जाता है? Sir, bacteria. Sir, bacteria. बिल्कुल सही। Bacteria. हाँ जी, दे कॉमनली ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। बिल्कुल सही, ये आपके कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पाथवे को रोक देगा बैक्टीरिया के अंदर। एंड मेनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कई सारे बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं। आपके कई सारे एंटीबायोटिक सेल वॉल को बनने ही नहीं देंगे। कई सारे बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक जाके सेल वॉल को बनने ही नहीं देगा। अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया कहां से सर्वाइव करेगा? So that's how the antibiotic works. So antibiotic penicillin block the bacterial process that builds the cell wall. तो ये बात भी याद रख लेना, कभी अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आया तो याद रखना कि आपका जो पेनिसिलिन होता है, the penicillin you have, ये क्या करता है? ये आपके सेल वॉल बनाने के प्रोसेस को ब्लॉक करता है। सेल वॉल जो आपका बनाने का जो प्रोसेस होता है, सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, इसको कर देता है ब्लॉक। ब्लॉक करना मतलब वो प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अगर सेल वॉल बनेगी ही नहीं तो कैसे ही बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा? सो दैट इज हाउ द ड्रग्स अवेलेबल होगी। काफी इंटरेस्टिंग होता है। अगर तुम इसे, अभी आप काफी छोटे हो लेकिन आप थोड़े बड़े हो जाओगे आप समझोगे ना, ये ड्रग्स बनाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग होता है। आपको समझना पड़ता है कि कौन से बैक्टीरिया में कौन सा ड्रग में यूज कर सकता हूँ और क्या वो करेगा। तो हर एक जो ये एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं ना लैब्स के अंदर या फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, ये इस तरीके से बनाई जाती है कि वो बैक्टीरिया के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस को जाके बंद कर देगा, और एक बार वो प्रोसेस बंद हो गया बस बैक्टीरिया खत्म, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको एक नया ड्रग या एक नया एंटीबायोटिक बनाने में कितना टाइम लगता होगा?
सर 1-2 महीने। 1-2 महीने, ठीक है। 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते, ठीक है। और सर 3-4 महीने। 3-4 महीने, ठीक सर है। हाफ ईयर 6 महीने, ठीक है। 3-4 महीने, ऑलराइट, ठीक है। ओके, और कोई आंसर? और कोई? बस इतनी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। जनरली एक कोई नया ड्रग बनाना हो ना, तो आपके 10 से 12 साल लग जाते हैं, 10 to 12 years आराम से। इतना टाइम लगता है एक नया ड्रग या एक नया मेडिसिन बनाने के लिए और उसे मार्केट में यूज करने के लिए। क्योंकि पता है होता क्या है, समझो आज की डेट में आप में से कोई है, लेट्स से नाव्या है। नाव्या ने एक ड्रग बनाया। उसने ड्रग बनाने के बाद ड्रग की टेस्टिंग होती है। पहले टेस्टिंग होती है लैब रैट के ऊपर, वो व्हाइट वाले चूहे नहीं होते हैं, उन्हें हम लैब रैट कहते हैं, उनके ऊपर पहले टेस्टिंग होती है। उनके ऊपर टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद फिर आप उन्हें टेस्ट करोगे मकैक के ऊपर, जो लाल मुंह वाले बंदर नहीं होते जो आपके हिमाचल में बहुत मिलते हैं, परेशान करते हैं। सर ठीक है, उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। उनके ऊपर अगर सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ कि यार कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, ड्रग बैक्टीरिया को मार रहा है, राइट, अगर ये सब सक्सेसफुल होता है, देन उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग की जाती है काफी सेफ तरीके से। ह्यूमन टेस्टिंग होने के बाद फिर आपको अप्रूवल लेना होता है गवर्नमेंट से कि ये ड्रग सेफ है यूज करने के लिए, एंड देन उसके बाद ये मार्केट में आती है। तो आराम से 10 से 12 साल लगते हैं एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट। ऐसे ही कोई भी मार्केट में ड्रग नहीं आ सकता, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये बात आई होप आप में से काफी लोग आगे जाके लैब्स में काम करें, लाइफ साइंस के अंदर अपना ग्रेजुएशन करें, सो यू विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स हाउ दिस हैज बीन डन। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे रखना है आप याद। चलिए, एज अ रिजल्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया becomes unable to grow, unable to make cell wall and dies easily। जैसे कि बोला कि अगर एंटीबायोटिक वो सेल वॉल बनाने नहीं देगा तो कहाँ से बनाएगा वो सेल वॉल, कहाँ से सर्वाइव करेगा? सो बैक्टीरिया की वहां पे हो जाती है डेथ। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक सेल वॉल एनीवे, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच इम्पैक्ट ऑन अस। बिल्कुल, देखो ड्रग आपको बनाना भी इस तरीके से होता है कि वो सिर्फ आपके बैक्टीरिया को जाके मारे, आपके सेल्स को डैमेज ना करे। तो अब ये जो ड्रग है पेनिसिलिन, क्योंकि हमारे पास तो सेल वॉल होती नहीं है तो हमें ये डैमेज नहीं करता, जिसके पास बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो उसे जाके वो बनाने नहीं देगा। दैट इज व्हाई इट विल ओनली हैव इम्पैक्ट ऑन द, उसका सिर्फ इम्पैक्ट बैक्टीरिया के ऊपर होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। Penicillin will have this effect on any bacteria that uses such process for making cell wall। तो ये याद रखना कि पेनिसिलिन हल उस बैक्टीरिया को जाके खत्म कर सकता है जो सेल वॉल बनाने की कोशिश कर रहा है और उस तरीके से बैक्टीरिया को मार सकता है। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। तो याद रखना पेनिसिलिन काम कैसे कर रहा था, हाउ इट वाज वर्किंग। ये आपका ब्लॉक कर रहा था प्रोसेस को जो सेल वॉल बनाने में मदद करता है, और अगर सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया की भी वहां पे हो जाएगी डेथ। क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर। यस सर। यस सर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा, कोई भी अगर क्वेश्चन हो ना आपका, थोड़ा अगर बाहर से भी क्वेश्चन हो तो तब भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ सिमिलरली मेनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया अदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो कई बार होता क्या है कि एक सिंगल ड्रग को यूज करके आप कई सारे बैक्टीरिया की आप खत्म कर सकते हो उन्हें। यही उन्होंने यहाँ पे बता के लिखा हुआ है कि कई सारे एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो। बट वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल, and that is the reason why antibiotic do not work against viral infection। मैंने आपको बताया था वायरल इन्फेक्शन को आप नहीं मार सकते हैं, उसको लेके आप एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं, you cannot use them क्योंकि उनका पाथवे ही अलग होता है। So let's see, if we had a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity or duration of the disease। बिल्कुल, अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर मैं आपको एंटीबायोटिक दे रहा हूं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई भी इम्पैक्ट उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो उसका कोई असर ही नहीं करेगी बॉडी वायरस के ऊपर। However, if we also get bacterial infection along with the viral cold, take antibiotics with the help। हाँ, अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो मैं दे सकता हूँ आपको एंटीबायोटिक्स, ताकि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो कम से कम वहां पे कम हो जाए। सो दैट्स व्हेन आई कैन डू दैट। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना, ताकि कोई भी अगर कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ लेना आपको तो आप आंसर कर पाओ। Even then antibiotics will work only against the bacterial part of the infection। बिल्कुल एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को जाके खत्म करेगी,
वायरस तो एक टाइम के बाद अपने आप उसका लोड खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो प्लीज याद रखना एंटीबायोटिक्स किसको टारगेट करती है किसको नहीं करती, ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद काफी क्लियरली, राइट। चलिए, तो यहां तक हमने देखा। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप यहाँ पे फिलहाल आगे बढ़ने से पहले। अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक्स की, इफ आई टॉक अबाउट एंटीबायोटिक्स, तो आप बताइए किसको मारने के लिए काम आएगा? सर बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया। अब मुझे आप बताइए, एंटीबायोटिक का हमने यहाँ पे नाम लिया था, जिसका हमने नाम लिया था यहाँ पे आपका पेनिसिलिन। तो मुझे बताइए पेनिसिलिन किस तरीके से टारगेट करता है बैक्टीरिया को? सर सेल वॉल डैमेज। बिल्कुल, हाँ जी, इट विल ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ, इट विल ब्लॉक द सेल वॉल फॉर्मेशन। ये ब्लॉक करेगा आपके सेल वॉल के फॉर्मेशन को। अगर आपकी सेल वॉल ही बंद नहीं रही तो सब खत्म हो जाएगा उसके लिए, तो बैक्टीरिया के लिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वहां पे। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के आंसर करिएगा। मुझे बताइए अगर किसी को हुआ होगा टाइफॉइड, तो क्या मैं इसे एंटीबायोटिक दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? डॉक्टर साहब सोच के बताइए, अगर किसको टाइफाइड हुआ है दे सकता हूँ नहीं दे सकता? दे सकते हैं। आप लोग कह रहे हो दे सकते हो, जो लोग कह रहे कि दे सकते, क्यों दे सकते हैं? सर ये बैक्टीरिया बिल्कुल सही, टाइफाइड आपको बैक्टीरिया कॉज करता है, इसलिए आप इसे दे सकते हो। मुझे बताइए अगर आपके पास पेशेंट आया जिसको HIV हुआ है, HIV एड्स हुआ है, तो क्या मैं उसे एंटीबायोटिक्स दे सकता हूँ नहीं दे सकता? सर नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नो सर। क्यों नहीं दे सकता मैं? सर वायरस राइट, बिकॉज वायरस, तो ये इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि किसी को अगर डेंगू हुआ है, किसी को अगर डेंगू हुआ है और डेंगू के साथ साथ इसको इवन हुआ है मेरा यहाँ पे लेट्स से टाइफाइड भी हुआ है इसे, इसने बाहर जाके पानी पूरी भी खा ली थी, इसे टाइफाइड भी हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो क्या मैं इसको एंटीबायोटिक्स दूंगा या नहीं दूंगा? सर दे दोगे आप? ठीक है, चलो मैंने दे दिया। तो अगर मैंने इसको एंटीबायोटिक्स दिया तो क्या इसका डेंगू ठीक हो जाएगा? नो सर वो टाइम के साथ खुद हो जाएगा। डेंगू के लिए आराम करना पड़ेगा। डेंगू के लिए करना पड़ेगा आराम, लेकिन मैं इसको इसका टाइफाइड में इसका बिल्कुल खत्म कर सकता हूँ, टाइफाइड में इसका खत्म कर सकता हूँ, ताकि वो वापस से बाहर जाके पानी पूरी खाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग आई विल बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है। तो याद रखना कौन किसको टारगेट करता है, और ये जानना जरूरी है। एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, यू हैव टू नो कि कौन सा पैथोजन बॉडी के अंदर है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं। लेट्स सी द न्यू स्लाइड ओवर हियर। सो अभी हम मूव करेंगे हमारा स्लाइड नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। तो अब ये भी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। सो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। अब कुछ पैथोजन आपके एंटर करते हैं नोज से, राइट। नोज से मतलब बेसिकली आपके एयर के थ्रू, राइट, एयर के थ्रू वाया नोज आपके पैथोजन एंटर करेंगे और वो आपके बॉडी में आएंगे। तो अगर एयर के थ्रू, नोज के थ्रू, एयर आपके नोज के थ्रू अगर आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो पैथोजन होगा वो आपका कहाँ पे जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, आपका यस सर। जा सकता है। आप मुझे एक दो बीमारियां बता दो जहाँ पे आपका नोज अफेक्ट होता है, आपका लंग्स अफेक्ट होते हैं, बता दो मुझे, आप लोग हैप्पीली बता दो। कफ। ठीक है, एक तो कोल्ड एंड कफ आपका हो गया, चलो कोल्ड हो गया आपका, कोल्ड एंड कफ आपका हो गया। और कुछ बताओ, कौन सी कंडीशन में लंग्स अफेक्ट होते हैं आपके? लंग्स या नोजल पार्ट या प्रॉब्लम, सांस लेने प्रॉब्लम। हाँ, तो डिजीज का नाम बताओ ना, डिजीज का सर नाम। टीबी। बहुत बढ़िया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल सही। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस सेम होता है, वो आपका आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपने सुना होगा, निमोनिया,
यस सर। यस सर। ठीक है, निमोनिया भी आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, राइट। तो ये कुछ बीमारी निमोनिया से कैसे लंग्स इफेक्ट होता है? बेसिकली होता क्या ना बेटा, निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आपके नेजल पैसेज से ट्रेवल करके आपके लंग्स में आ जाते हैं और फिर वो लंग्स में रहना चालू करते हैं, तो उससे आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, चेस्ट पेन होता है। सो दैट इज समथिंग हैपेंस इन निमोनिया। तो निमोनिया आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपको बेसिकली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके जो बैक्टीरिया होते हैं आपके लंग्स में आके आपके लंग्स को ऑक्यूपाई करके वहां पे रहते हैं। ठीक है, एंड देन यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यू विल आपके लंग्स में थोड़ा ऐसे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और उस फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली आपका हो नहीं पाता, तो आपको ब्रेथलेसनेस आती है। दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस। ठीक है, एक और बीमारी होती है जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अफेक्ट होता है। आपने इस बीमारी के बारे में सुना होगा, उसे हम कहते हैं अस्थमा। सुना होगा आपने, ये देखा होगा, यस सर। राइट। ऐसे सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्या बेटा, वापस बोलिएगा। सर ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ये बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन से होता है लोग को, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। फिर उनको पता है वो नेबुलाइजर यूज करना पड़ता है उनको, उनकी ब्रीदिंग को नॉर्मल यस सर, करने के जिससे लिए। सांस आता है। हाँ राइट, तो वो चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सो अब देखेंगे कि हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। Many microbial agent can commonly move from affected person to someone else in variety of ways. किसी affected person से किसी दूसरे के अंदर काफी तरीके से डिजीज आ सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, आपका कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये तीन जो बेसिकली होती है, ये अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में आ सकती है। बिल्कुल, तो किसी को अगर टीबी हुआ, देखो कॉमन कोल्ड तो चलो नॉर्मल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टीबी निमोनिया जिसको हुआ ना, उस पर्सन को तो थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, मतलब उसे थोड़ा आइसोलेट करके ही रखना चाहिए जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। दिस कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन। तो ये बात याद रखना, ये सारी डिजीज आपकी इन्फेक्टेड से डायरेक्टली जा सकती है आपके नॉर्मल पर्सन के अंदर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, तो many microbial agent can commonly move from affected person to normal person in variety of ways. In other words, they can be communicated. तो याद रखना, यहाँ पे एक नाम हम यूज करते हैं, so they are also called as my communicable disease. जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रही है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये तीन जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ माई कम्युनिकेबल डिजीज। अगर किसी को हुआ है ये कंडीशन, तो दूसरे आसपास जो होगा उसके अंदर भी स्प्रेड करेगा, राइट। एक तो आपका हो गया एयर के थ्रू आप यहाँ पे डिजीज स्प्रेड करते हो, आप छींक रहे होते हो, कॉफिंग कर रहे होते हो, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने फेस को आप कवर करो, राइट। दैट इज व्हाई यू विल लेस लाइकली कि आप वो स्प्रेड करोगे। सो दिस अकर्स थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट थ्रोन आउट बाय इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। लिटिल ड्रॉपलेट्स बॉडी के बाहर निकलते हैं और वो किसी के अंदर भी आपके जा सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग यू हैव टू नो। सच एयरबॉर्न डिजीज विल स्प्रेड, इस तरीके से आपकी हवा के थ्रू आपकी ये डिजीज स्प्रेड करेगी। ठीक है, someone standing close by can breathe in the droplets and the microbe get a chance for a new infection. बिल्कुल, अगर कोई किसी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसे श्योरली अपना माउथ कवर करना चाहिए, बिकॉज जो वो कॉफ कर रहा है, तो अगर आसपास के एनवायरमेंट में गया, लोगों के अंदर गया, देन यू विल फाइंड दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए याद है जब कोविड वाला सब लोग मास्क लेके घूमते थे, और अगर मास्क ना हो तो सबको फिर फाइन लगता था या डांट पड़ती थी अगर मास्क ना हो तो। सो दैट वाज एक्चुअली मेजर कंसर्न। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल ऑफ सच डिजीज आर गोइंग टू बी योर कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना, ठीक है। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा आपको, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया आपका बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया आपका बैक्टीरिया कॉज करते हैं, कॉमन कोल्ड आपका वायरस कॉज करेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? एयर के थ्रू कौन सी बीमारियां फैलती है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो वाटर के थ्रू देखते हैं। अब वाटर वाली आप लोग बताओ मुझे थोड़ी सी, वाटर के थ्रू कौन सी बीमारियां जाती है? टाइफाइड। टाइफाइड, बिल्कुल। टाइफाइड जो आपका होता है वो गंदे पानी से ही आपका जाता है, इसमें बैक्टीरिया होता है, वही अगर आपने पानी पी लिया या आगे आपके खाने में तो दिक्कत होती है। फिर कोलेरा, ठीक है,
और कुछ? सर मलेरिया। मलेरिया, आई वोंट से मलेरिया डायरेक्टली गंदे पानी से होता है क्योंकि वो मच्छर से होता है ना, इसलिए। हाँ, ये बात आपकी सही की, स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर ग्रो करेंगे। हाँ बेटा बताइए। सर लूज मोशंस। लूज मोशंस, ठीक है, या डायरिया जिसे हम कह सकते हैं, लूज मोशंस तुम कह सकते हो। दैट इज, वॉमिटिंग। सर वॉमिटिंग। हाँ ठीक है, वॉमिटिंग कई सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर नहीं हो सकता। सो ये कुछ आपने नाम यहाँ पे देखे। चलिए आगे देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या लिखा है। दिस occurs if the excreta of someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. जनरली जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता ना, वहां पे ये कंडीशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जनरली जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता, जैसे कई बार कुछ रूरल एरिया होते हैं ना, कुछ कंट्री के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता, तो वहां पे आपको कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। एक्सक्रीटा मिक्स हो गया पानी के अंदर, नदी के पानी में, उसी पानी को लोग पी रहे हैं, तो उससे वो कंडीशन फिर आपकी फैल सकती है, लाइक कोलेरा। ठीक है, डिजीज ऑफ अ इंटेस्टाइन। गट डिजीज, जब भी गट लिखा हो ना, जब भी लिखा हो गट डिजीज, गट, तो समझ जाना इंटेस्टाइन की डिजीज की बात की जा रही है। हाँ जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन था बताइए, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। ठीक है, सो गट डिजीज मतलब इंटेस्टाइन की डिजीज। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे पानी के अंदर वो वेस्ट, फीकल वेस्ट आ रहा है उस लड़के का, और उसी पानी को फिर ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट इज हाउ डिजीज स्प्रेड। अनहाइजीनिक कंडीशन में ऐसा आपका जनरली होता है। द cholera causing microbe will enter new host through the water they drink and cause a disease in them. So cholera cause करने वाला जो माइक्रोब होगा वो आपके बॉडी के अंदर आएगा और आपको फिर डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, अब कुछ डिजीज होती है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी स्प्रेड होती है, कुछ डिजीज आपकी होती है सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होती है। इसका सबसे वाइडली नोन एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा। सर HIV एड्स। बिल्कुल सही, राइट, HIV एड्स, right? So HIV AIDS is a most common example of your disease caused by the sexual contact. ठीक है, sexual act is one of the physical contact two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial disease such as syphilis or AIDS that are transmitted by a sexual contact from one partner to another. बिल्कुल ये sexual contact से होता है। HIV AIDS तो आपको याद रखना है यहाँ पे, उसके साथ साथ you can also remember the your syphilis या सिफिलस, ये भी एक नाम याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है, तो आपने दो नाम बताने, एक तो एड्स बता दीजिए आप, राइट, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द सिफिलिस। ये दो कंडीशन आपकी होती है व्हाई बिकॉज़ ऑफ द सेक्सुअल कांटेक्ट। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हाउएवर सच सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। हाँ, ये बात भी याद रखनी है, ये नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट से डिजीज स्प्रेड नहीं होती, सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये आपकी डिजीज यहाँ पे स्प्रेड होती है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या लिखा हुआ है एंड में यहाँ पे, लेट्स सी दैट कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट लाइक हैंडशेक, हग और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी अदर वेज इन विच वी कैन टच ईच अदर सोशली। सो सोशल टच से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से आपके यहाँ पे स्प्रेड होगा। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके एयर से जो आपकी डिजीज स्प्रेड होती है उनके नाम बताइए। तो क्या नाम बता सकते हो आप मुझे? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, और जो अभी अभी हमने प्लेग। जो एयर से स्प्रेड हो रही थी, बोलिए। ट्यूबरक्लोसिस और अस्थमा। अस्थमा, ठीक है, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया एंड कोल्ड एंड कफ। अब इनमें से हमने देखा था कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, ये सब हमने देखा। इनमें से कितनी होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी, कितनी होती है? ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। राइट, ये तीन आपकी जाएंगी पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइट। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं डिजीज जो आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, डिजीज विच आर कॉज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो लेट्स सी दैट इनमें आपका क्या क्या आएगा। तो spread through blood to blood contact with an infected people or from an infected mother to a baby during a pregnancy or through breastfeeding. तो कई बार जो गर्ल होती है, जो प्रेग्नेंट गर्ल होती है,
कई बार उसके ब्लड में से वो बेबी के अंदर ये डिजीज आपकी जा सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, तो ब्लड के अंदर कुछ कंटेमिनेंट्स थे तो वो आपके ब्लड में आ सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये सब आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है। बल्कि देखा जाए ना तो HIV भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। ये भी आप कहीं ना कहीं आप दिमाग में बिठा लो कि आपकी जो HIV की जो कंडीशन होती है ना, HIV सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से तो होता ही है, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी HIV एड्स हो सकता है। ये बात आप याद रखना। तो अगर समझो कोई पर्सन है, वो बहुत बीमार हो गया, उसे ब्लड चढ़ाया गया, और अगर वो ब्लड सही से टेस्ट नहीं किया हो, अगर उसमें HIV के वायरस हो, तो दूसरे पर्सन को HIV हो जाएगा। ठीक है। इवन अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर कोई लड़की है जो अभी लाइक शी इज प्रेग्नेंट, एंड अगर लड़की को HIV है और अगर उसने सही प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो उसके बेबी को भी HIV हो सकता है। तो ये चीज आपको HIV आपका ब्लड के थ्रू भी आपका ट्रांसमिट किया जाता है, अलॉन्ग विद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ये आपको देखने के लिए मिलता है होते हुए। ठीक है। सो लेट मी शो यू। सो ये बात याद रखना। सो सम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एग्जांपल याद रखना, यहाँ पे आपका HIV, तो ये एक एग्जांपल इसमें भी आ सकता है, राइट। देन वेक्टर्स, कई सारी डिजीज वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होती है। अब मैं आपको दूंगा यहाँ पे हिंट। एक वेक्टर का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, और उस वेक्टर का नाम है मेरा यहाँ पे एज अ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो हमारा वेक्टर है, मतलब ये कई सारी बीमारियां आपके यहाँ पे कॉज करता है। अब एक बात याद रखना आप लोग यहाँ पे, कि जब मॉस्किटो आपको बाइट करता है, तो मॉस्किटो की वजह से आपको मलेरिया नहीं होता। मॉस्किटो के अंदर आपका एक होता है प्लाज्मोडियम। हाँ जी, मॉस्किटो के अंदर आपका होता है प्रोटोजोअन। प्लाज्मोडियम उस प्रोटोजोन का नाम होता है। यस, प्लाज्मोडियम। तो मॉस्किटो के माउथ के अंदर आपको मिलेगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली आपका यहाँ पे एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम बेसिकली इज अ प्रोटोजोन। ठीक है। और ये आपके बॉडी के अंदर आता है, फिर आपको मलेरिया होता है। तो बेसिकली आपका जो प्लाज्मोडियम है, उसने मॉस्किटो को यूज किया एज अ वेक्टर। उसने मॉस्किटो को यूज किया ताकि आपके बॉडी के अंदर आ सके। तो याद रखना, दैट्स हाउ व्हाई वी कॉल देम एज अ वेक्टर ओवर हियर। ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल आएंगे। एनिमल कैरी इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। These animals are thus intermediaries and are called as a vector. तो ऐसे एनिमल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ वेक्टर। इवन कॉकरोच भी आपका वेक्टर होता है, याद रखना। इवन कॉकरोच होता है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई भी आपकी वेक्टर होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच आपका वेक्टर हो जाएगा। आपकी हाउस फ्लाई आपकी डिजीज कॉज कर सकती है कई सारी, राइट। और कोई वेक्टर का नाम आप बता सकते हो मुझे? सर काऊ, काऊ नहीं, काऊ नहीं बेटा, काऊ नहीं बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, रैट्स। रैट्स जो होते हैं ना, वो भी आपके वेक्टर्स होते हैं कई सारी बीमारियों के, इसलिए तो उन्हें पेस्ट बोला जाता है। ठीक है। सो याद रखना, दीज आर ऑल गोइंग टू बी वेक्टर्स। हो ये कॉकरोच, हाउस फ्लाई, रैट, इवन मॉस्किटो, दे आर ऑल माय वेक्टर्स। इनकी मदद से कई सारे पैथोजेंस ट्रैवल करते हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो इज अ मॉस्किटो। सबसे कॉमन हम जानते हैं वो मॉस्किटो होता है। और याद रखना, जो आपको बाइट करती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है हमेशा। ये बात भी याद रखना, जो आपको बाइट करती है वो फीमेल मॉस्किटो होती है। मेल वाले तो अच्छे होते हैं, मेल मॉस्किटो तो कभी आपको बाइट नहीं करेंगे, दे आर बेसिकली, वो तो वेजिटेरियन होते हैं। फीमेल मॉस्किटो होती है जो आपको बाइट करती है। ठीक है। सो ये बात याद रखना आप। सो दे आर द वेक्टर्स। सो याद रखना, अगली बार वेक्टर टर्म आएगा तो आपने एग्जांपल याद रखना है। यू विल हैव योर मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, रैट, ये सब वेक्टर है, और ये आपकी कई सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। सो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद, राइट। इन मेनी स्पीशीज मॉस्किटो the females need highly nutritious food in the form of blood in order to able to lay the mature eggs. तो मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है तो उसे एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है फीमेल्स को, ताकि वो अपने एग ले कर सके। तो इसलिए वो आपको बाइट करती है, और उसके थ्रू प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर आता है। मॉस्किटो फीड ऑन मेनी वार्म ब्लड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। मॉस्किटो कई सारे वार्म ब्लड एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, हमारे जैसे के ऊपर, और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं हमारे प्रोटोजोन्स, राइट। In this way, they can transfer disease from person to person. तो person to person disease cause कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास मॉस्किटो ना हो तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? सर पानी को रुको होने रहने चाहिए। ठीक है, सो यू नीड टू सर अगर कहीं पे रुका हुआ है, उसको उसके ऊपर केरोसिन तेल छिड़क देना चाहिए। ओके, नो स्टैग्नेंट वाटर, तो आसपास। मॉस्किटो रेपलर। और बताइए बेटा, और बताइए क्या करें आप, बोलिए। सर यूज मॉस्किटो रेपलर। ठीक है, राइट, यूज मॉस्किटो रेपेलेंट। सर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी न रुके। ओके, ये भी अच्छा पॉइंट है बेटा आपका, गुड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिससे पानी आपका ना रुके। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपका जो रुका हुआ पानी होता है ना, स्टैग्नेंट वाटर, वहां पे आप फिश यूज कर लो, राइट, ग्रो फिश, ग्रो फिश इन स्टैग्नेंट वाटर। सर फिश का क्योंकि अगर आप फिश ग्रो करते हो ना, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपके मॉस्किटो लार्वा वहां पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो मॉस्किटो के ग्रो करने का। ठीक है, और कोई तरीका आपके हिसाब से बताइए। किसी एक ने बताया था कि पानी में कुछ आपको डालना चाहिए, तो आई कैन राइट ओवर हियर यूज। हाँ जी, यूज, वी विल राइट इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन वाटर, ताकि उनकी डेथ हो जाए। ये किया भी था एक बार डीडीटी को लेकर। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिया। और कोई पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे अपने साइड से? नथिंग, ठीक है। चलिए, तो ये सब तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपके मॉस्किटो के लार्वा आपके पानी के अंदर ग्रो करेंगे। अब फटाफट चलिए, हमारा ये वाला स्लाइड्स भी हमारे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। अब मुझे फटाफट बताइए कुछ चीजें। मुझे बताइए कौन सी बीमारियां होती है जो आपकी पानी के थ्रू आपकी स्प्रेड करती है, हमने जो अभी पढ़ी थी। टाइफाइड। टाइफाइड। सर टीबी, कोलेरा, लूज मोशन। कॉलेरा। हाँ, कोलेरा आप यहाँ पे लोशन। लिख सकते हो, टाइफाइड। टाइफाइड। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग उस बीमारी का नाम जो सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है। HIV एड्स। और एक और नाम मैंने बोला था, एड्स। सिफिलिस। साइफिलिस। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपका HIV एड्स, दैट इज वन थिंग, सिफिलिस। एंड आपका यहाँ पे आएगा सिफिलिस। ये आपके होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से। अब मुझे बताइए बीमारी जो आपकी हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। HIV। राइट, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, मतलब उसका एग्जांपल आपका यहाँ पे आ सकता है एज अ HIV एड्स। और कोई मुझे बताएगा ये बीमारी कैसे फैल सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्लड ट्रांसमिशन। हाँ जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, अगर मदर आपकी इन्फेक्टेड है तो हो सकता है। और एल्स अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए जाते हो, अगर ब्लड आपका इन्फेक्टेड है, कंटेमिनेटेड है, देन आपकी कंडीशन आपके यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए वेक्टर से होने वाली बीमारी का नाम। सर मलेरिया। सबसे सिंपल और मलेरिया। वेक्टर बहुत सारे होते हैं, याद रखना, वो लोग अलग अलग। हाउस फ्लाई, कॉकरोच, रैट्स, हाउस फ्लाई। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटा। तो वो सब आपके होते हैं वहां पे आपके, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू बी द वेक्टर्स उधर। और एक कॉमन डिजीज का नाम है यहाँ पे आपका मलेरिया। मलेरिया में बाइट कौन करता है, मेल या फीमेल? फीमेल। ठीक है, और क्यों बाइट करती है फीमेल आपको? सर उसको एग ले करने के लिए नरिश ब्लड चाहिए होता है। बहुत सही, बिल्कुल राइट, फीमेल मॉस्किटो को चाहिए होता है आपका एग ले करने के लिए न्यूट्रिशन, तो इसलिए वो आपको करती है वहां पे बाइट, राइट। तो ये सब आपको रखना है यहाँ पे याद। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन ये वाली स्लाइड के अंदर। तो ये सब अच्छे से आप लोग रखिएगा याद। क्या यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर तो होना ही चाहिए और याद भी रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, हमेशा आपको ये सब चीजों को याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं
क्या मैं मार सकता हूँ, क्या मैं डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं कर सकता। क्या मैं HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? नो सर। नो सर। क्या मैं मलेरिया के लिए एंटीबायोटिक यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? नो सर। नो सर। आंसर आपका नो ही रहेगा, क्योंकि मलेरिया आपका कॉज कर रहा होता है प्रोटोजोअन, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोम कर रहा था, वो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। दैट इज प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोन कॉज कर रहा है, वो बैक्टीरिया नहीं है, तो इसलिए आप इसके लिए नहीं यूज कर सकते एंटीबायोटिक। मुझे बताइए, अब ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे, आपका जो एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है पेनिसिलिन, वो किस तरीके से काम करता है? सर सेल वॉल को बनाने में रोकता सही सही सिंपल आंसर है आपका, सेल वॉल को बनाने सकते हैं। हाँ जी, सेल वॉल को बनाने देगा नहीं वहां पे। सेल वॉल तुम्हारी बन नहीं रही तो तुम्हारा काम फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आपके बैक्टीरिया हो जाते हैं वहां पे डेथ। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर। बिल्कुल सही। तो चलिए, आई एम होपिंग दैट कि ये भी आपको यहाँ पे रहेगा याद। अच्छा, एक काम करें, मुझे 2 कम्युनिकेबल डिजीज का नाम बताइए आगे बढ़ने से पहले। टेल मी द नेम ऑफ 2 कम्युनिकेबल डिजीज। सर टीबी कोल्ड एंड कफ। टीबी कोल्ड, अस्थमा, टीबी कफ। अस्थमा नहीं है कम्युनिकेबल, अच्छा याद रखना, अस्थमा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अस्थमा को ऐड ना करना। अस्थमा अगर समझो मुझे अस्थमा है, तो ऐसा नहीं कि मेरे आसपास के लोगों को अस्थमा होगा, दैट इज अ डिफरेंट रीजन फॉर दैट, वो एलर्जिक रिएक्शन से होता है। हाँ, उसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, लेकिन वो डिजीज कम्युनिकेबल नहीं है, राइट। बट निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड एंड कफ, ये आपके होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और आपका कोरोना वायरस, राइट, दैट इज ऑल माय कम्युनिकेबल डिजीज ओवर हियर। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आप सबको? यस सर। फ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, देन विल रैप दिस अप, ठीक है, थोड़ा सा लेकिन आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे हमें अब क्या मिलेगा। ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब ये होता है कि बेटा कुछ बीमारियां है ना आपके, कुछ ऑर्गन्स को ही डैमेज करती है, ठीक है, कुछ बीमारियां या कुछ पैथोजन आपके ऑर्गन को डैमेज करते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई पैथोजन आपका एंटर करता है एयर के थ्रू, अगर कोई पैथोजन एयर के थ्रू अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लंग्स को डैमेज कर सकता है? कैन इट अफेक्ट द लंग्स? यस सर। हाँ जी, बाकी लोग क्या लगता है, लंग्स को अफेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता? वो कर सकता है ना? सर कर सकते। यस सर। यस बिल्कुल, your lungs Yes, will get sir. affected, lungs gets affected, right? तो ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर कोई एयर से पैथोजन आ रहा है तो आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा। अगर आपका पैथोजन खाने के साथ आ रहा है, अगर आपका पैथोजन खाने के साथ आ रहा है तो कौन सी बॉडी को अफेक्ट करेगा? सर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, बढ़िया, राइट। अगर माउथ के साथ खाना है, सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। अगर आपका माउथ के साथ कोई अगर पैथोजन अगर आप बॉडी में आ रहा है, जैसे कि आपका टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द इंटेस्टाइन। तो बिल्कुल आपके इंटेस्टाइन को ये करेगा अफेक्ट, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर इंटेस्टाइन, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर एयर के थ्रू कोई चीज आ रही है, अगर एयर के थ्रू अगर आपका कोई पैथोजन आपके बॉडी में आ रहा है, देन बिल्कुल ये आपका अफेक्ट कर सकता है आपके लंग्स को। तो ये चीजें आपको अभी आगे देखने के लिए मिलेगी। सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू सी नाउ, ठीक है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से वो बॉडी में एंटर करते हैं। कोई माउथ से आएगा, कोई नोज से आएगा, राइट। सो वेयर डू दे गो देन, कहाँ जाते हो लोग, अब हम देखेंगे यहाँ पे। दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री, कहां से एंटर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर नोज से कोई पैथोजन आ रहा है तो पक्का मेरे लंग्स को ही अफेक्ट कर सकता है। माउथ से आ रहा है तो अफेक्ट करेगा मेरे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा वहां पे। तो चलिए देखते हैं। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, ये आपके लंग्स तक आपको जाके डैमेज करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया आ गए, लंग्स तक पहुंच गए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया आपके बहुत बड़े एग्जाम्पल है यहाँ पे। दोनों के दोनों आपके लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात।
दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। बिल्कुल, जो बैक्टीरिया आपको ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है वो आपके लंग्स को जाके करेगा डैमेज। इफ दे एंटर थ्रू माउथ, आपने बाहर जाके गंदी पानीपुरी खा ली, गंदी मतलब पानीपुरी अच्छी थी लेकिन जो पानी था उसमें बैक्टीरिया था, तो अब क्या होगा, आपके गट को तकलीफ होगी, टाइफाइड आ गया आपके बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में आ गया वो, अब तकलीफ होगी आपको, आप खाना नहीं खा पाओगे 2-4 दिन तक, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज माय टाइफाइड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बताइए जा रहा है बेटा कि पॉइंट ऑफ एंट्री डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन आपका अफेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ एंट्री डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन आपका होगा यहाँ पे अफेक्टेड। और दे कैन गो टू लिवर लाइक वायरसेस दैट कॉजेस जॉन्डिस। तो कुछ वायरस जो आपको जॉन्डिस कॉज करते हैं वो आपके लीवर पे डैमेज करते हैं, वो लीवर पे जाके आपको डैमेज करते हैं, वो चीज होती है आपके वहां पे। तो फिर उससे आपकी पूरी बॉडी में येलो येलो आपको कलर देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें। देयर आर द फ्यू पॉइंट्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। ज्यादा डिटेल में इसको नहीं देखते आज, इतना याद रखना कि जहां से आपका एंटर कर रहा होता है पैथोजन वो डिटरमाइन करता है कि वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, वेयर इट विल गो, राइट। यस सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप मॉस्किटो बाइट की बात करो, अगर मॉस्किटो आपको ब्लड के अंदर अगर आपको बाइट कर रहा है तो आपका पैथोजन डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, ठीक है, सीधे वो ब्लड में जा रहा है और ब्लड के अंदर फिर वो लाइक आपका वो ग्रो करेगा, राइट। जैसे कि आपको मिलता है देखने के लिए आपके प्लाज्मोडियम के साथ। सो आपके बैक्टीरिया ग्रो करता है बढ़िया तरीके से, आपके ब्लड के अंदर ग्रो करेगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से खुश रहेगा, राइट। वो लीवर को भी डैमेज करता है, बल्कि आपका जो प्लाज्मोडियम होता है जो आपको मलेरिया कॉज करता है वो लीवर को भी डैमेज करता है, आरबीसी को भी डैमेज करता है। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ से आ रहे होते हैं वो, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। An infection like HIV that comes into body via sexual organ will spread into lymph nodes all over the body। हाँ, HIV के साथ क्या होता है कि जब ये वायरस आपको बॉडी में आता है तो ये आपके लिम्फ नोड के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी में आपका स्प्रेड होगा। बट ये सब नहीं करना अभी आज की क्लास में। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक याद रखें। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि जो हमने आज तक यहाँ तक किया है उसे आप याद रखें। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि जो अभी तक हमने किया आज की क्लास में, क्या आपको वो सब सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। यस तो सर। याद रखना या अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, आप आंसर करिए मुझे। एज अ डॉक्टर क्यों जानना जरूरी होता है कि कौन सा पैथोजन आपके बॉडी के अंदर है? सर क्योंकि उसी पैथोजन के हिसाब से हम लोग ड्रग्स बना सकते हैं सर, एंटीबायोटिक्स वगैरह। बिल्कुल सही, उसी के हिसाब से आप वहां पे दोगे, सही तरीके का आपका एंटीबायोटिक्स आता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताइए, आपका जो कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं कोलेरा, कोलेरा हवा से होता है या किसी और चीज से बॉडी के अंदर आता है? वाटर। सर वाटर। और नॉर्मली ये वाटर में हाँ जी, वाटर, ये जो आपका होता है कंटेमिनेटेड वाटर, ये गंदा कैसे हो जाता है? बैक्टीरिया से। हाँ, लेकिन कैसे आ रहे बैक्टीरिया उसके अंदर? सर किसी का एक्सक्रीटा अगर पानी में मिक्स हो रहा हो और अगर वो वही पानी को अगर यूज किया जा रहा हो, देन यू कैन हैव दिस कोलेरा व्हिच कैन हैपन, ठीक है, ऑलराइट। मुझे देन बताइए सिफाइलस कैसे होता है? सिफाइलस सर सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट से आपका यहाँ होगा, यहाँ पे सिफाइलस। बिल्कुल सही आंसर है आपका। मुझे बताइए, क्या निमोनिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग कह रहे हो ये। मुझे बताओ, क्या डायबिटीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा क्या? नो सर। नो सर। ठीक है। मुझे बताओ, HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगा? सर होगा पर सेक्सुअल कांटेक्ट Yes, ब्लड ट्रांसफर। राइट, होगा लेकिन सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होगा। मुझे बताओ, अगर किसी को HIV है और अगर मैं उससे हैंडशेक कर रहा हूँ तो क्या मुझे HIV हो सकता है? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, मुझे बताइए आपका जो मलेरिया कॉज करने का जो पैथोजन होता है उसका नाम क्या होता है? सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, राइट। तो इतनी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा आज रात को, तो इसको इतना पढ़ लेना, देख लेना अपने एंड से, याद कर लेना, समझ लेना क्या है क्या नहीं हो रहा, और प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है या अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चंस राइट नाउ, देन प्लीज